हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी सेट का पीवाईक्यू। एचपी सेट का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, ठीक है। सेक्शन करेंगे आपकी फिज़िक्स, जो कि 2025 में पेपर आया हुआ था, ठीक है। 2025 का एचपी सेट का पेपर सॉल्व करेंगे, फिज़िक्स सेक्शन, ठीक। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करते हैं गेट्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन रिलेशन इज नॉट। नोर गेट के लिए कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन है। तो आपको गेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए पहले, बेसिक गेट्स। ठीक है, बेसिक गेट्स होते हैं आपके और गेट, फिर सेकंड होता है एंड गेट, फिर एक होता है आपके पास नोट गेट। ठीक है, दिखता कैसा है और गेट आपके पास। ये आपकी इनपुट जा रही है, ठीक है। ये आपका नोर गेट और गेट है, सॉरी, ठीक है। ए बी इनपुट जाएगी, यहाँ पे आउटपुट आएगी वाई। एंड गेट कैसे दिखता है आपके पास। एंड गेट ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे दो इनपुट और एक वाई आउटपुट। नोट गेट उल्टा कर देता, ठीक है। और गेट की आउटपुट आती कैसी है, ए और बी। इसका मतलब होता है ए और बी। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, मान लो इनपुट है आपके पास ए बी और वाई आउटपुट, ठीक है। वाई क्या आएगी आपके पास, ए प्लस बी। और में क्या होता है, ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। 0 प्लस 0 को ऐड करेंगे, क्या आता है आपके पास, 0 ही आता है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी आपके पास, 0 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1, ठीक है। ये बाइनरी है तो 1 प्लस 1 2 मत कर देना, ठीक है। 1 प्लस 1 1 नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रुथ टेबल भी आपको याद रखना है, ये बूलियन एक्सप्रेशन है। एंड क्या होता है, एंड में होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें आउटपुट क्या आती है, वाई इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देना आपको, ठीक है। जो भी आपकी इनपुट होगी, इनपुट क्या आपके पास, ए बी, आउटपुट क्या होगी, ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब एंड, ठीक है। 0 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है। तो आउटपुट की मल्टीप्लाई करना, 0 इंटू 1 0 ही आता है, ठीक है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। ओके, फिर देन है तो नोट में उल्टा है, तो जो भी इनपुट आएगी उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, लिखते कैसे हैं इसको, इनपुट आउटपुट को ए बार, बार का मतलब उल्टा, ठीक है। अगर आप इनपुट 0 दे रहे हो तो 0 को उल्टा वाई, आंसर क्या जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 0 का 1 हो जाएगा। इनपुट अगर 1 दे रहे हो तो 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 गेट्स याद रखने हैं, इनके बूलियन एक्सप्रेशन भी याद रखने हैं, ठीक है। ये तीनों के फिर इन दोनों को मिला के बनते हैं आपके नॉर गेट और
फिर यहाँ पे गेट होता है एक नैंड गेट और आपके पास नोर गेट। इसका मतलब क्या है, नोट एन से नोट और एंड को मिला के बना है, किसको, नोट प्लस एंड गेट को मिला के बना है, ठीक है। ये नोट और गेट को बना के बना है, ठीक है। यहाँ पे बना दो नैंड गेट और ये नोट गेट, ठीक है। ऐसा बनता है, ये हो आपके पास नोर गेट और गेट, ठीक है, और यहाँ पे मिला दो एंड गेट। तो ये ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। कुछ गोलू का मतलब होता है नोट। यहाँ पे सर्कल लगा हुआ ना, तो नोट गेट है, ठीक है। तो नॉर्मल एंड की आउटपुट क्या आती है, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, और उसके बाहर का मतलब होता है नोट। ये आपको बूलियन एक्सप्रेशन है नैंड गेट का, ठीक है। और नोर गेट का क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो और गेट का होता है, और उस पूरे के ऊपर एंड लगा दोगे तो आपको नोर गेट बन जाएगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, और ये वाई, ठीक है, ए डॉट बी का बार, तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 0, सॉरी 1 इंटू 1 1, मल्टीप्लाई करोगे ना 1 इंटू 1 1, ठीक है। 1 इंटू 0 0, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, वाई निकालना है आपको, उल्टा कर दो 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, ठीक है। तो इसकी आउटपुट आ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ए बी, ए प्लस बी, और यहाँ पे वाई ए प्लस बी का होल का बार, ठीक है। 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ए प्लस बी 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1 नहीं होता, ठीक है। 0 को उल्टा क्या हो जाएगा, बाहर हैं दोनों उल्टे, तो 1, 1 को उल्टा 0, 1 को उल्टा 0, ठीक है। तो ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। जोर की होती, ठीक है। ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था। इन्होंने पूछा था नॉर गेट की कौन सी इनपुट्स हैं, अगर ए बी इनपुट है तो नॉर का है, ये किसका, और का है, ठीक है। ए प्लस बी किसका होता है नॉर्मली, और का। और गेट का क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक। ए प्लस बी बार किसका होगा, नॉर गेट का, ए प्लस बी का होल बार, नॉर गेट। ए बी किसका होता है नॉर्मली, एंड गेट का, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। नैंड का क्या होता है, नैंड का होता है आपके पास वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, नोर का, सॉरी जोर का, और आपके पास नोट का, वाई इज इक्वल टू ए बार, ठीक है। आपको बूलियन एक्सप्रेशन याद देने हैं, तो इसका आंसर है बी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवर्स बाइस में ऑर्डर क्या होता है करंट का, ठीक है। एक होती है फॉरवर्ड बाइस, एक होती है आपकी रिवर्स बाइस, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे से बनता है, जब आपकी वोल्टेज होनी प्लस होगी तो आपकी रिवर्स बाइस होती है, और वोल्टेज नेगेटिव है तो आपकी, सॉरी प्लस है तो फॉरवर्ड वाइज, ये वाला यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड वाइज है,
यहाँ से यहाँ तक आपकी रिवर्स वाइज होती है। यहाँ पे ध्यान क्या क्या देना आपको, फॉरवर्ड वाइज में आपका करंट बिल्कुल एकदम से जब इंक्रीज होता है ना उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। जिस वोल्टेज पे आपका करंट एकदम इंक्रीज हो उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज होती है ना फॉरवर्ड वाइज में। इसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए होती है आपके पास 0.7। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक लीकेज करंट होगा, फिर ये टूट जाता है, ठीक है। इस वोल्टेज को बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, ओके। इसको बोलते हैं अवलांच ब्रेक डाउन। ठीक, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। जिसमें पूछा है कि रिवर्स वाइज में किस ऑर्डर का करंट होता है, वो होता है आपका माइक्रो एम्पेयर, ठीक। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर की टाइप्स कौन कौन सी होती है आपके पास, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा है, जिसमें आप कुछ भी नहीं मिलाते हो, ठीक है, इम्प्योरिटी कुछ नहीं मिलाते हो। और ये एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें आप कुछ इम्प्योरिटी मिला दोगे, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, ठीक है। कंडक्टर्स, ठीक है। तो इंट्रिंसिक में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होल से बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, Ni, ठीक है, याद रखना। और एक्सटेंशन में आपके बराबर नहीं होते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप। इनमें इम्प्योरिटी ऐड होती है, ठीक है। एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जिनमें आपकी इम्प्योरिटी ऐड होती है, ठीक है। पी टाइप में आपके होल्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं आपके पास, नंबर ऑफ होल्स, ओके। एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी ऐड होती है, पेंटावेलेंट। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है किसमें कौन सी इम्प्योरिटी ऐड हो रही है, पेंटावेलेंट, ठीक। और इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है, तीन एटम, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली, ठीक है। जैसे बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक। किस में ऐड करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, ठीक है। इसमें 5 पेंटावेलेंट, इसमें 3, ओके। इतना से आपको याद देना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है ठीक है, एनर्जी का पूछ लेते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम का।
सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना होता है आपके पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सा टाइप है एक्सट्रिंसिक, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है जिसमें आपकी इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं, पी टाइप क्या होता है जिसमें आपकी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, सॉरी हाँ पेंटावेल ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ भी इसका ये पूछा है फर्मी एनर्जी आपके पास, एनर्जी कौन सी फर्मी। तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है पी टाइप, पी टाइप में हमें एनर्जी मूव अप होती है। ठीक है, एस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसमें मूव डाउन होती है एन टाइप में, डाउन टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसमें पी टाइप पूछा हुआ है, इट शिफ्ट अपवर्ड, पी टाइप में मूव्स अप टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। टुवर्ड्स द वैलेंट बैंड, डाउनवर्ड तो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, मूव अप करती है पी में, डाउन करती है एन में। ठीक है, इतना सा ध्यान देना है। तो इसका आंसर 1 नहीं है। नेक्स्ट है सोलर सेल, जो है ना सोलर सेल होता है जिससे आपकी धूप पड़ती है ना यहाँ पे लाइट, फिर वो किस एनर्जी में चेंज होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। नहीं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक में करता है। ठीक है, लाइट पड़ती है ना ऊपर से सनलाइट आपके सूरज की यहाँ पे पड़ी, फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। ठीक, डिवाइसेस याद रखना है कौन कौन सी किस किस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, एप्सिलॉन नोड की एसआई यूनिट तो ये फैरेड में दी हुई है। ठीक है, फैरेड मीटर कूलम मीटर। देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है कूलम। ठीक है, यहाँ पे सीधी हुआ ना। ठीक है, फिर पोटेंशियल की तो वी वो मालूम होगा, रेजिस्टेंस की आर ओहम, ओके, कैपेसिटेंस की की होती है आपके पास फैरेड। ठीक है, ऑप्शन आपको इन दोनों फॉर्म में दिए होते हैं कूलम या फैरेड में। ठीक है, फिर देन इंडक्टेंस से पूछ लेता है, इंडक्टेंस की होती है हेनरी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एफ इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक तो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे दी हुई फैराडे कूलम में, तो आप कैपेसिटर वाले चैप्टर से कर सकते हो। ठीक है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड A/D
इन दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट इसमें फेरेड में दी हुई है और कूलम में दी हुई है। इसमें नहीं, क्योंकि फेरेड किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की, ठीक। तो यहाँ से निकाल लो। अब साइलेंट नोड की यूनिट क्या होगी, सी डी बाई ए। सी से कैपेसिटेंस, आपका कैपेसिटेंस क्या होता है आपके पास, फेरेड है, अभी देखा। डी डिस्टेंस है तो मीटर में होगा, एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ डिवाइड बाई एम, ठीक है। यही आपकी ऐसा यूनिट होगी, ओके। किसकी, परमिटिविटी की। फिर यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी पूछ ले, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला कहता है एप्सिलॉन नोड बाय एप्सिलॉन। इसकी यूनिट आपकी यूनिट लेस होता है, ठीक है। ये यूनिट लेस रिलेटिव परमिटिविटी। फिर देन आपके पास परमेबिलिटी भी पूछ लेता है, ठीक है। परमेबिलिटी, ठीक। उसके दे हेनरी मीटर माइनस वन, ठीक है। फिर यहाँ से और कहाँ से क्वेश्चन पूछते जाता है, यूनिट्स आपको कंडक्टिव्स की पूछ लेगा। ठीक है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस उल्टा किसका होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो कंडक्टेंस की होगी ओम माइनस वन, ओके। ये इसको मोह बोलते हैं, ठीक। या तो साइमन में बोलते हैं, ओके। एक ही बात है। ओहम यूनिवर्स को मोह भी बोलते हैं, साइमन बोलते हैं, ठीक। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका, इनके यूनिट्स पूछ लेता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो की यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास, आर ए बाई रेजिस्टेंस की होती है ओहम मीटर, ठीक है। फिर यहाँ से पूछ लेता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है। ओम माइनस वन मीटर माइनस वन, ठीक है। फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड की होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की तो नॉर्मल है, ठीक है, टेस्ला। बी की मैग्नेटिक फ्लक्स की वीबर। फिर आपको सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन मीटर माइनस वन। इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है। फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलेरेशन एम ए। मास एक्सेलेरेशन का एल टी माइनस टू। लेंथ क्या होगी, ठीक है, एल ई, एल से एल गया,
mt-2। ओके, फिर पूछता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछ लेता है, ठीक है। इनके डायमेंशन फॉर्मूले पूछ लेता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि नीचे डिवाइड करना है आपको किससे, डिस्टेंस से। वेलोसिटी को किससे डिवाइड करना है, नीचे का डिस्टेंस होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे प्रेशर को किससे डिवाइड करना है आपको, ग्रेडियंट का ही मतलब होता है, ठीक है। ग्रेडियंट जहाँ भी दिखे ना, जो क्वांटिटी दी है उसके डिवाइड कर देना आप डिस्टेंस से, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है, डायमेंशन फॉर्मूला देख लो यहाँ पे इनके। वेलोसिटी होते हैं LT-1, डिस्टेंस L, तो क्या आ जाएगा T-1, ठीक है। प्रेशर ही होता है आपके पास ml-1 T-2 डिवाइड बाई L, तो क्या आ जाएगा ml-2 T-2, ठीक है। पास्कल मीटर-1 और इसका सेकेंड -1, ठीक है। याद रखना इनके प्रेशर का आपको मालूम होना चाहिए। फिर देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का पूछ लेता है। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। आर का क्या जाएगा PV बाई NT, जिसकी यूनिट थी जूल mol-1 K-1, ठीक है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। SI यूनिट, ठीक है। सेल्सियस नहीं होती यूनिट, सेल्सियस भी है, फेरेडे भी, सॉरी फ़ारेनहाइट भी है, ठीक है। बट SI यूनिट क्या है, टेम्परेचर की आपकी केल्विन है। बाकी स्ट्रेस स्ट्रेन में पूछ लेता है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होती है, ठीक है, डायमेंशनलेस। फोर्स बाई एरिया निकाल ही सकते हो, ठीक है। इसका न्यूटन मीटर-1, सॉरी -2, ठीक है। फिर आपको बेसिक यूनिट याद होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की याद रख लेना, ठीक, ल्यूमिनस। बाकी तो नॉर्मल है, ठीक है। इंटेंसिटी की SI यूनिट की होती है, SI यूनिट कैंडेला, ओके, CD। फिर आपके पास एंगल होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास प्लेन एंगल, एक होता है आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट्स होती हैं आपके रेडियन में, और सॉलिड एंगल होती है SR, ठीक है, स्टेरेडियन में, ओके। फिर इस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यूनिट से क्वेश्चन पूछता है। एक्सा क्या होता है, फेम2 1 फेम2 कितना होता है, ठीक है। फेम2 होता है 10⁻⁻15। पीको कितना होता है 10⁻12। नैनो कितना होता है 10⁻⁹। फिर माइक्रो 10⁻⁶। ओके, मिली 10⁻⁻3, सेंटी वो मिली वगैरह नहीं पूछता, ठीक है। 10⁻³ होता है वैसे। एट होता है 10⁻18।
देन यहाँ पे एक AU1 AU पूछता है। ये कहते हैं डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, सूरज से अर्थ की दूरी, ठीक है। 1 AU किसके बराबर होता है, नॉर्मल पूछ लेता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। फर्मी कितना होता है, ये होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। फिर 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता, वो तो आपके पास 10⁻10 मीटर, ठीक। 1 AU अभी बताया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो होती है आपके पास 1.496 इंटू 10⁻11 सॉरी नॉर्मल 11 मीटर। एक लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। पार्सेक पूछते नहीं, ठीक है, ये भी लिख लो, 1 पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये आपको पूछ लेता है, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग पूछ लेता है, फर्मी पूछ लेता है, AU पूछ लेता है, ठीक है। लाइटर भी पूछ लेता है कितने मीटर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -4, ठीक है। 3 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, डायमैग्नेटिक, फिर देन आपके पैरामैग्नेटिक, और रहता है फेरोमैग्नेटिक। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डायमैग्नेटिक के लिए किस कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से छोटी या तो -1, 0 से छोटी नेगेटिव भी, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव होती है, क्या होती, 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव ही होगी, 0 -0.1 -0.2, ठीक है। नेगेटिव होती है बट स्मॉल, कैसे होती है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, नेगेटिव बट स्मॉल होती है, ठीक है। पैरामैग्नेटिकली कैसे होती है आपके पास ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, 0 से बड़ी होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है पर छोटी होती है, ठीक है, पॉजिटिव बट स्मॉल। ओके, देन फेरोमैग्नेटिकली कैसी होती है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉजिटिव बट लार्ज, ठीक। यहाँ पे ऐसे 0 1 -1 2, 0 से -1 के बीच में होती है आपके पास वैल्यू किसकी, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी की। यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव है ना, यहाँ पे -0.1 होगा, तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं 0 से बड़े, यहाँ पर होंगे आपके पास पैरा, और 1 से बड़े, 1 से बड़े यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे होता है फेरोमैग्नेटिक, ओके। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कौन से, फेरोमैग्नेटिक, आपके मैग्नेटिक इसमें स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, इतना तो ध्यान देना आपको इसमें। तो कौन सा है, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में आपकी पॉजिटिव होती है, फेरोमैग्नेटिक में पॉजिटिव बट लार्ज, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक पॉजिटिव होती है, नेगेटिव पूछा था, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होते हैं आपके। The torque produced by a current loop placed in a magnetic field, a vector होती है, टॉर्क क्या होता है, ठीक है, किस केस में,
मैग्नेटिक फील्ड के इसमें, ठीक है, पूछा हुआ है, फॉर्मूला आपको पता तो ठीक है हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। पहले तो ए डॉट बी होता है, ठीक है, ए डॉट बी, ये क्या आपके पास स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट बी, ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है 1/एप्सिलॉन नोड, और इसमें म्यू नोड, ठीक। यहाँ पे होता है आपके पास चार्ज क्यू, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है यहाँ पे Q1 है, Q2 है, 2 चार्ज हैं, ओके। यहाँ पे होता है मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, QM ले लो उसको। फिर डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो, ठीक है, इसको डाइपोल बोलते हैं। ठीक, डाइपोल की वैल्यू क्या होती है इस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में Q डॉट आई, ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला याद रखने हैं, M होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, ठीक है। M से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, P से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। या तो इनसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा या फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है। फोर्स के होते हैं दो चार्जेस के बीच में, 1/4π एप्सिलॉन नोड, इसमें भी एप्सिलॉन नोड यूज होता है, Q1 Q2 बाय R²। यहाँ पे क्या होता है फोर्स म्यू नोड बाय 4π QM 1/QM2 डिवाइड बाय R²। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक चीज़ ये वाली चेंज हुई, देखना डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है, और चार्जेस चेंज हुए। फिर द नेक्स्ट है आपका एक्सियल फील्ड पे, यहाँ पे पूछ लेता है एक्सियल फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ लेता है आपको। 2p, p के आपके पास इलेक्ट्रिक मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, सॉरी p, हाँ डाइपोल मोमेंट है, डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नोड बाय R³। फिर इक्वेटोरियल फील्ड, ये क्या होती है इक्वेटोरियल पे आपके पास इज इक्वल टू -p डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नोड R³, ठीक है। सेम केस अगर मैग्नेटिक इसमें हो, एक्सियल फील्ड क्या होती है एक्सियल केस में, ठीक है, तो बी क्या होगा, देखना कहाँ कहाँ पे चेंज हो रही है, म्यू नोड बाय 4π 1/4π एप्सिलॉन नोड की जगह म्यू नोड बाय 4π लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर बाकी सेम ही रहेगा 2m, देखो 2p, p की जगह ये इलेक्ट्रिक
तो डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, एम डिवाइड बाय आर क्यूब, ठीक है। ऐसे आप दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड केस में है। फिर इक्वेटोरियल में सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जाएगा, नेगेटिव साइन रहेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, पी की जगह एम आ जाएगा डिवाइड बाय आर क्यूब। ओके, फिर यहाँ पे टॉर्क, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आपके पास डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो ये क्या, स्केलर है, वेक्टर है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और आपका वही टॉर्क हो मैग्नेटिक इसमें, तो वो क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। देखो फॉर्मूले लगभग सेम ही होते हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक ये आ जाएगी आपके पास डाइपोल मोमेंट, और उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक केस में है। फिर पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होती है यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट टी, और इसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की हो जाएगी, म्यू नहीं है, यू है, ठीक। इसमें देखो पी की जगह एम आ जाएगा और ई की जगह बी आ जाएगा, ठीक। टॉर्क आपको एक का पता है, दूसरे का यहाँ से फॉर्मूला आप देख सकते हो, ठीक है। वर्क से भी कभी कभी पूछ लेते हैं। वर्क होता है पी ई कोस 5 माइनस थीटा 1 इसको, ठीक है, थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। यहाँ पे वर्क क्या होगा, ठीक है, पी की जगह एम आ जाएगा, ई की जगह बी, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको सभी के सभी, इलेक्ट्रिक में ये होते हैं और मैग्नेटिक केस में ये वाले होते हैं, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन पूछा गया था अभी, क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क। तो मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क क्या था, टॉर्क था आपके पास एम क्रॉस बी। ये आपका कैसा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वेक्टर प्रोडक्ट आगे बढ़ो, किस किस चीज़ का, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। एम जो है ना आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, फॉर्मूले भी बता दी सारे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कन्वर्जन कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है वो आपको बताना चाहिए। फ्री हो गया, ठीक है, इस चैप्टर से और क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेंथ, ठीक है। अभी कर रही है, अभी वो फॉर्मूला कराने वाला क्वेश्चन का। देखो इसी 2025 में 2 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ से। एंड पॉइंट ऑन द, तो क्या होता है, देखो एक्सियल फील्ड भी क्या था, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर क्यूब। टू पी 4 पाई बाई क्या था, 2p, मैंने उसको सॉल्व कर दिया, बस और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या था 2p, इलेक्ट्रिक फील्ड में केस में ना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था 2p, इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट बाय आर क्यूब।
देखो आर क्यूब कहाँ कहाँ पे है ऑप्शन, यहाँ पे आर क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए क्योंकि आर स्क्वायर नहीं होता नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है एट द एंड ऑफ द डाइपोल, एंड ऑफ द डाइपोल मतलब एक्सियल पे। अब देखो यहाँ पे क्या 4 पाइप से, ये वाला भी नहीं होगा 4 पाइप से, ये है, ठीक है, ये वाला आंसर है क्योंकि यहाँ पे कट गया है, 2 से इन्होंने 2 काट दिया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब, ठीक है। तो यही है, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ी बहुत इतना सा होता है ऑप्शन में, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको बताना है एक्सरे का कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा पता होना चाहिए। पहले गामा रेस, फिर आती है आपके पास एक्सरे, देन आपके पास यूवी अल्ट्रावायलेट, फिर आते हैं आपके पास विजिबल जो आपको दिखती हैं, फिर देन इंफ्रारेड, फिर आपका माइक्रोवेव और रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आपका रेडियो वेव, ठीक है। आपको पहले तो सीक्वेंस याद होना चाहिए कि इस सीक्वेंस में होती हैं, ठीक है। पहले तो गामा, एक्सरे, जी एक्स, यूवी, विजिबल, आई, एम आर, ठीक है। तो कैसे भी याद कर सकते हो आप, जी एक्स, यू वी, आई, एम आर, ठीक है। इसको आपको लर्न करना है सीक्वेंस किसमें है। तो गामा रेस की जो ना एक चीज, पहले तो आपको सीक्वेंस याद रखना है किस सीक्वेंस में है। गामा पहले एक्स, गामा जी एक्स यू वी, ठीक है, ऐसे याद रखना, जी एक्स यू वी, जी एक्स यू वी, आई एम आर, ठीक है। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव, ठीक है। सीक्वेंस याद होना चाहिए। फिर गामा की जो ना, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, फिर एक आपको ये याद होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी का याद कर लो या वेवलेंथ का। फ्रिक्वेंसी की उल्टी हो जाएगी वेवलेंथ, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आपकी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है आपके पास, ठीक है, गामा की। तो इस साइड को आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, इस साइड को आपको वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी उल्टी उल्टी चलती है, ठीक है। अगर वेवलेंथ इस साइड बढ़ रही है तो गामा फ्रिक्वेंसी उस साइड, ठीक है, मतलब उल्टी हो जाती है। एक आपको याद रखना, गामा याद तो फ्रिक्वेंसी उल्टा कर देना, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा आपकी वेवलेंथ किस चीज़ की है, ठीक है, रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। एक याद रखना, ठीक है, वेवलेंथ याद है, बाकी उल्टा कर देना, या तो फ्रिक्वेंसी याद कर लो या तो क्या बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। ऐसे आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा रेडियो वेव इस साइड को बढ़ रही है, सबसे कम गामा की इस साइड को बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है क्या आपके पास वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की, उससे कम माइक्रो की। तो इसमें पूछ लेते सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी। अगर वेवलेंथ आपको पता है ना, इसका उल्टा कर देना बिल्कुल, ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है आपकी फ्रिक्वेंसी, ठीक। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी, रेडियो वेव की, उससे छोटी माइक्रो, उसकी छोटी, ये सीक्वेंस है। फ्रीक्वेंसी पूछ ले, फ्रीक्वेंसी उल्टा, फ्रीक्वेंसी गामा रे इसकी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है रेडियो वेव की। वेवलेंथ आपकी रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये पूछ लेते हैं, सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है, नॉर्मल देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरे किसके बीच में है, तो एक्सरे कहाँ पे है,
ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है आपको। एक्सरे ये किस किस के बीच में है, गामा के बीच में और यूवी के बीच में। यूवी विजिबल रीजन नहीं, विजिबल शॉर्ट रेडियो वेव नहीं, गामा विजिबल यस, गामा और विजिबल के बीच में, ठीक है। गामा के विजिबल के बीच में भी हो सकती है, गामा ये विजिबल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है रेडियो वेव लॉन्ग वेव, ठीक, सी इसका राइट आंसर है। ठीक, कहाँ बीच में है, देखो बीच में एक्सरे, इसके साइड कौन है, गामा, और विजिबल भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। किसके बीच में, गामा और यूवी भी हो सकता है, विजिबल कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक्सरे है आपका। ओके, फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमने सीक्वेंस देखा, अब ये भी देखा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछा हो ना, तो पहले क्या होती है, गामा रेज, फिर आपके पास एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेव, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, लैम्डा इस साइड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी उल्टा, ठीक है। तब पूछा गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा की। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, देखो इस साइड को बढ़ रही है। उससे कम किसकी, एक्स रेज की। उससे कम है आपकी यूवी, उससे कम में आपकी विजिबल, इंफ्रारेड, ये सीक्वेंस है, ठीक है। माइक्रो, रेडियो। तो तुमने बोला हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा दिख रहा है यहाँ पे, गामा नहीं है, ठीक है। तो गामा कट गया। उसके बाद किसकी, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे की होगी, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है क्योंकि, ठीक है। पूछा गया वो ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी, गामा की। तो उसके बाद एक्सरे, उसके बाद यूवी, क्योंकि इसमें गामा दिया नहीं है, तो इन चौनों में से सबसे ज़्यादा किसकी पूछी हुई है, ठीक है। तो इन चौनों में सबसे ज़्यादा एक्सरे की है, ठीक है। एक्सरे यहाँ पे लाई करता है ना, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, गामा दिया होता तो गामा होता, ठीक है। तो एक्सरे इसका आंसर है, ठीक है। आपको सीक्वेंस याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, हाईएस्ट वेवलेंथ पूछ लेता है, ठीक। सीक्वेंस याद रखना है, एक का याद रखना, दूसरा उल्टा कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, क्या होती है एफिशिएंसी, ठीक है, रेशो है, किस चीज़ की है। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है, आपके पास आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100, ठीक है। तो किसकी रेशो होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट पावर के लिए। देखो यहाँ पे आउटपुट करंट, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, इनपुट पावर, आउटपुट पावर, ये उल्टा है। आउटपुट पावर किसकी, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। रेशियो इन दोनों की है, ठीक है। तो एफिशिएंसी होती है आपके पास आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, ठीक है। एफिशिएंसी आइडियल ट्रांसफार्मर की होती है 100%। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है आपके पास, 100%। और आपको रियल ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसकी एफिशिएंसी होती है 95% के आसपास। क्योंकि इसमें लॉस होते हैं, कौन कौन से, आयरन लॉस हो जाता है आपके पास, कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर लॉस हो जाता है और आयरन लॉस, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवाइसेस होती हैं, एक तो ट्रांसफार्मर हो गया, फिर यहाँ पे आपके पास होगा मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, और आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। ट्रांसफार्मर करते कहते हैं आपके वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है,
स्टेप अप ट्रांसफॉर्म, दो टाइप के ट्रांसफॉर्म होते हैं, स्टेप अप और आपका स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है, ठीक है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज में चेंज करता है, ठीक है। स्टेप डाउन क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है, ठीक है, उल्टा करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, ठीक है, मोटर देखिए ना आप, पानी निकालते हो तो लाइट से स्विच होता है, यहाँ पे लाइट देते हो, घूमती है, पानी निकलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप देते हो और मोटर घूमती है, घूम रही है कोई भी चीज़, तो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है ये, कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल जो घूम रही है, ठीक है। ठीक। और जनरेटर क्या करता है, जनरेटर साहब कब यूज़ करते हैं, जब लाइट चली जाती है तो घूमता ना, घूम रहा है जनरेटर, उससे क्या मिल रही है आपको, लाइट। तो घूम रहा है क्या, मैकेनिकल एनर्जी से आपको क्या मिल रहा है, लाइट मिल रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन होगा कहीं पे, ठीक है। ये वेव वाला इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले, ठीक है बच्चों। तो फ्लाइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गामा रे, अभी देखा था गामा रे, ठीक है। आपको स्पेक्ट्रम याद ही होना चाहिए, पहले क्या था, गामा रेज, फिर आपके पास एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर देन क्या था, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। सबसे ज़्यादा फिर वेवलेंथ किसकी थी, रेडियो वेव्स की, लैम्डा इससे बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी, गामा रेज की, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी, गामा रेज की, ठीक है। और उल्टा कर देना, एक आधा याद रखना, बाकी उल्टा होता है, ठीक है। या तो वेवलेंथ याद कर लो या तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी, आपकी रेडियो वेव की। पूछा किसके बारे में इसमें, नो ट्रू पूछा हुआ है, ठीक है, सही नहीं है, गामा रेज के बारे में। तो गामा रेज ये है आपकी। तो गामा रेज में पहले देखो है क्या क्या, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो उल्टा हो जाएगा, लोवेस्ट आपकी वेवलेंथ होगी, ठीक है। और ये ईएम वेव है, ठीक। अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या लोवेस्ट है, शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, ये तो ऑप्शन गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन तो गया लॉन्गर वेवलेंथ वाला, ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कौन सी गलत है, ठीक है। तो गलत आपकी बी है, इसमें सही नहीं पूछा था, नोट पूछा होता। ये वाली आपकी स्टेटमेंट गलत है गामा रेज के लिए, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ नहीं होती, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। तो ये वाली की आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। तो इसमें नोट ही पूछा हुआ था, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बाकी सही है, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर की होती है आपके पास, देखो पेनिट्रेशन पावर की होती है, यहाँ पे आपके पास नॉर्मल लाइट है, विजिबल लाइट जो आप देख रहे हो, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर देख रहे हैं अभी, देखते हैं पेनिट्रेशन पावर क्या होती है। पेनिट्रेशन पावर देखिए किसी चीज़ के आर पार हो जाना, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपकी विजिबल लाइट है, नॉर्मल लाइट है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके आर पार नहीं होगी, शैडो यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। यहीं पे आप एक्सरे ले रहे हो,
ठीक है। एक्सरे की फ्रिक्वेंसी है, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हाई होगी ना उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी उतनी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, मतलब आर पार हो जाएगी। यहाँ पे एक्सरे की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये ठीक है, नॉर्मल विजिबल रे तो आपकी पूरी बॉडी से पास नहीं होती। आप देखो टॉर्च मारोगे ना आप, टॉर्च में नॉर्मल लाइट है तो आपके पीछे से लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, वो विजिबल लाइन है आपकी, विजिबल इसमें आ रही है। एक्सरे में क्या होगा, यहाँ पे मान लो कोई इंसान है, ठीक है, यहाँ पे हड्डियाँ हैं, ये हड्डी है और यहाँ पे हड्डियाँ नहीं है, तो वो स्किन टिश्यू वगैरह से तो एक्सरे ना आपके पास कर जाती है, ऐसे करके पास कर जाती है, पर हड्डियों से पास नहीं करती, वो रुक जाती है। पेनिट्रेटिंग पावर होती है कहाँ से निकल जा रही है वो, ठीक है, हड्डियों से। इसलिए हड्डियाँ एक्सरे में आ जाती हैं, हड्डियाँ एक्सरे में आपकी आ जाती हैं और स्किन विन नहीं आती। ठीक है, टिश्यू वगैरह जो भी ऑर्गन है आपके नॉर्मल वो नहीं आते हैं, वहाँ से एक्सरे आपके पास कर जाती है। ठीक है, पर हड्डियों से पास नहीं कर पाती, हड्डियाँ रोक देती हैं, मतलब इतनी हाई भी नहीं होती इसकी पेनिट्रेशन पावर कि हड्डियों से आर पार हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हड्डियाँ आ जाती हैं एक्सरे में, बाकी ऑर्गन्स नहीं आते क्योंकि एक्सरे की पेनिट्रेटिव पावर आपकी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि टिश्यू को आर पार हो जाए बट आपकी हड्डियों के आर पार ना हो। ठीक है, इसलिए हड्डियाँ जाती हैं, गामा निकल जाती है। ठीक है, गामा की फ्रिक्वेंसी हो रही है वो निकल जाती है। ठीक, फिर क्वेश्चन कोई और कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अभी देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, जनरेटर आप लगाते हो जो घूमती चीज़ है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, नॉर्मल आपकी लाइट जल पड़ती है शादियों वगैरह में, अगर लाइट चली गई तो लाइट जल पड़ती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी इज चेंज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। लाइट एनर्जी ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक में नहीं, ये भी नहीं, लाइट में, इलेक्ट्रिक आपकी लाइट में नहीं होती। ठीक है, जनरेटर घूमता है उससे आपको लाइट बनती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल कब चेंज होती है, इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल तो होती है उसको बोलते हैं मोटर। इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, वो कौन सी डिवाइस है, मोटर। आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, वो क्या होता है आपके पास, जनरेटर। ठीक है, आपकी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, लाइट एनर्जी मतलब लाइट पड़ रही है, वो किस में चेंज हो रही है आपके पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये कहाँ पे होता है, ठीक है, लाइट कहाँ पे गिरती है, मान लो लाइट गिर रही है यहाँ पे, फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है, यहाँ पे बल्ब जग जा रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, आपके सोलर सेल में। ठीक है, धूप से नहीं होते हैं, सोलर सेल्स में ये वाली चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, लाइट एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कब चेंज होती है, सोलर सेल्स में। फिर देन इलेक्ट्रिकल और लाइट एनर्जी में चेंज होती है वो एलईडी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी लाइट में चेंज हो रही है, वो होता है आपका एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट। रिएक्टेंस पूछी हुई है एसी सर्किट में जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो, क्या होता है, कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर आपका। ठीक है, जिसमें सिर्फ रजिस्टर हो, जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो, सॉरी इंडक्टर हो। ठीक है, रजिस्टर ऐसे दिखता है आर। ठीक है, इंडक्टर, कैपेसिटर हो सिर्फ। ठीक है, सिर्फ एक एक प्रेजेंट हो तो रेजिस्टेंस हो, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं इसको, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो। ओके, तो इसमें रेजिस्टेंस आर होगा आपके पास, रेजिस्टेंस क्या होता है आर। इसमें रिएक्टिव रेजिस्टेंस सिर्फ इंडक्टर ही हो आपके पास, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस सिर्फ इंडक्टर ही हो तो क्या होती है आपके पास रिएक्टेंस, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। ये रिएक्टेंस है। ठीक है, क्या वैल्यू होती है, ओमेगा एल,
या तो एक्स एल इज इक्वल टू 2πf/L, ठीक है। ये क्या है, रिएक्टेंस है आपकी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगाओ आपके सर्किट में, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अगर सिर्फ कैपेसिटर लगाओ तो उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये फॉर्मूला पूछा हुआ था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिर्फ ये लगाओ तो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, XC इक्वल टू 1/ωc इक्वल टू 1/2πf, एफ फ्रिक्वेंसी है C, ठीक है। इन दोनों केस में पावर लॉस क्या होता है आपके पास, एवरेज पावर लॉस 0, एवरेज पावर लॉस। अगर सिर्फ इंडक्टर हो आपके पास तो क्या होता है 0, अगर सिर्फ कैपेसिटर हो तो एवरेज पावर लॉस क्या होता है, वो भी 0 ही होता है, ठीक है। और इसमें इंडक्टर्स में, नॉर्मल इंडक्टर में आप क्या करते हैं, वोल्टेज ऐड होती है, ठीक है। वोल्टेज इज ऐड, वोल्टेज आगे होती है किससे, करंट से। बाय कितना, 90 डिग्री, π/2, ठीक है। और इसमें आपके कैपेसिटर के केस में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें करंट लीड करता है, ठीक है। द करंट लीड द वोल्टेज बाय, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है, π/2 90 डिग्री, ठीक है। ओके। और आप किसी सर्किट में तीनों चीज़ें हो, ठीक है, अकेली अकेली हो तो ये बात है, अगर तीनों हो, रेजिस्टेंस भी हो, इंडक्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। वो क्या होता है, इम्पीडेंस, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC² XC माइनस XL का स्क्वायर, ठीक है। ओके। फिर यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन फंसता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो, ठीक है। रेजोनेंस की कंडीशन है LCS सर्किट आपके पास, तब Z क्या होती है, मिनिमम। इम्पीडेंस क्या होता है आपके पास, मिनिमम। ओके। और Z की वैल्यू R के बराबर होती है, तो कट जाती है XL XL से, ठीक है। फिर यहाँ से क्वालिटी फैक्टर से क्वेश्चन पूछ जाता है, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। Q इज इक्वल टू ω0L/R, ठीक है। इतना तो ध्यान देना इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सिर्फ कैपेसिटर हो तो क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1/ωc। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। ω² C² नहीं है, ω/C ठीक है, नहीं 1/ωc, ठीक है। नॉर्मल फार्मूला पूछ लिया है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है आपके पास 4i कैप प्लस 3j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है किसी वेक्टर का, ठीक है। दिस स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, होल अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट में क्या गया है 25, 5 आंसर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है आपके पास 5, 16 9 25 5, ठीक है। यहाँ पे और क्या देखना था, तो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर या तो डॉट प्रोडक्ट,
ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन में दे दिया होगा ए डॉट बी अगर पैरेलल है तो क्या होगा, एंगल कितना होगा आपके पास। ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का बी वेक्टर का कोस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक, कोई बोल दे ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल हो सकता है, बट ए क्रॉस बी आपका इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर और दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, थीटा 90 डिग्री हो। परपेंडिकुलर वेक्टर ना, एक वेक्टर ये है मान लो, एक वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट थीटा 90 डिग्री हो तो रिजल्ट क्या होता है आपके पास, ज़ीरो। ठीक है, ए बी क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि कोस 90 डिग्री होता है ज़ीरो आपके पास। साइन 90 डिग्री कितना होता है आपके पास, वन। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, ये ए क्रॉस बी की। ठीक है, अगर आपके पास पैरेलल वेक्टर हो, मतलब थीटा कितना, 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना, ज़ीरो, तो ए डॉट बी आपके पास मैक्सिमम होगा और ए क्रॉस बी ज़ीरो होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ठीक है, साइन 0 0, कोस 0 1 होता है। ओके, ओके, इतना से याद रखना पैरेलल वेक्टर में क्या होता है। ठीक, ओके, बाकी क्वेश्चन बच के वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी जो क्वेश्चन बच गए। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी हैं क्योंकि ओके, ठीक है, इन क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कितने क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। 1 2 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी क्वेश्चन। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट होगी HP सेट करके, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, PYQ।